नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। निर्भया गैंगरेप केस का सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल हिसाब कर दिया है। 4 गुनहगारों को जिन्हें दिल्ली हाई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इन दोषियों को फांसी से कम कुछ भी सजा नहीं हो सकती, क्योंकि ये विकृत मानसिकता के लोग हैं। देश को इस फैसले का बेसब्री से इंतजार था। 5 साल लग गए, लेकिन अब निर्भया को पूरा इंसाफ मिल गया है। लेकिन आगे क्या? क्योंकि रेप की घटनाएं अभी थमी नहीं है और न ही महिलाओं के खिलाफ दूसरे अत्याचार। मेरे साथ इस डिबेट में कुछ खास लोग जुड़ेंगे जिनसे इस बारे में हम बात करेंगे और बात करने की कोशिश ये करेंगे कि निर्भया को जो इंसाफ मिला है, क्या इस देश की दूसरी निर्भया को भी ऐसे इंसाफ मिलेगा। एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, उसके बाद अपने पैनल के पास चलते हैं। मुकेश, विनय, पवन, अक्षय, गुनाह के ये वो चेहरे हैं जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्हें धरती पर रहने का हक नहीं। ये इंसानियत के दुश्मन हैं, लिहाजा दिल्ली हाई कोर्ट का फांसी का फैसला बरकरार रहेगा और इन चारों को निर्भया के साथ गैंगरेप और दरिंदगी करने के लिए सजाए मौत दी जाती है। जिस एग्रावेटिंग और ब्रुटैलिटी से ये क्राइम हुआ है, इसका ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में आता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो पहले की जजमेंट है, जिसमें क्लियर लिखा है कि कलेक्टिव कॉन्शियस ऑफ द सोसाइटी अगर शॉक करती है तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर इवेंट में आता है। तो उसमें लेते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट की जजमेंट थी डेथ पेनल्टी की, उसको अपहोल्ड किया और इनकी अपीलों को डिसमिस कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भया के माता पिता ने खुशी जताई। निर्भया के पिता ने कहा कि अब हमें कोई शिकायत नहीं। निर्भया की मां ने कहा कि वो फैसले से संतुष्ट हैं। अदालत ने मेरी बेटी के दर्द को समझा। बिल्कुल न्याय मिला। हम न्याय के एक कदम और आगे बढ़ गए। अभी लड़ाई है, लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला था। बिल्कुल मिला है। हमको तो कहने में गर्व हो रहा है कि निर्भया को ही नहीं बल्कि पूरे देश को न्याय मिला है। उस समय 16 दिसंबर 12 को जब घटना हुई तो सड़कों पर लोगों ने लाठियां खाई, पानी की बौछारें सही। आज सबको न्याय मिला है। 16 दिसंबर की रात पैरामेडिकल स्टूडेंट निर्भया अपने दोस्त के साथ मुनिरका जाने के लिए बस में सवार हुई थी, लेकिन चलती बस में क्लीनर, ड्राइवर और उनके साथियों ने निर्भया के साथ न सिर्फ गैंगरेप किया, बल्कि उसे चलती बस के नीचे कुचलने की कोशिश की, उसके दोस्त के साथ मारपीट की। निर्भया की 15 दिनों बाद सिंगापुर में मौत हो गई, लेकिन उसकी मौत ने जो देश के सामने सवाल खड़े किए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सुकून देता है। ये बहुत अच्छा निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया है, जिसकी वजह से जो कोई भी इंसान इसके पश्चात ऐसा दुर्व्यवहार और दुराचार करने की सोचेगा भी, तो उसको ये एक अच्छा कड़ा जवाब दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ये बहुत ही अच्छा फैसला है। इस फैसले से आगे लोगों को सबक मिलेगा। बहुत अच्छा फैसला है कि उनको फांसी दी, ताकि इसके आगे ये सब ना हो। आज बहुत अच्छा लगा है ये सुनकर कि निर्भया कांड का, हत्याकांड का जो ये केस हुआ है, उसके बाद इसके लिए जो फैसला सजा सुनाई गई है वो बहुत अच्छी है। दरअसल गैंगरेप निर्भया के साथ खत्म नहीं हुए, ना ही महिलाओं के साथ अपराध पर रोक लगी है, लेकिन निर्भया के बाद जागी देश की सरकार और जनता ने पहली बार जाना और समझा कि महिला के प्रति दरिंदगी की हद ये भी होती है। लिहाजा सरकार ने 1000 करोड़ का निर्भया फंड बनाया, जुवेनाइल एक्ट में बदलाव किया। 5 साल, हाँ, लंबा समय है। कोई और देश में शायद इतना नहीं होता, लेकिन चलो अब हो गया। लॉ मिनिस्ट्री और जजों को सोचना चाहिए कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। निर्भया के गुनहगारों को देश फांसी मिलने की ही उम्मीद कर रहा था, लेकिन सवाल अब भी उठता है कि 16 दिसंबर 2012 से अब तक महिलाओं के खिलाफ अपराध में कितनी कमी हुई है। कहां समाज और सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम रह जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आइए अब आपको बताते हैं कि मेरे साथ इस डिबेट में पैनल में कौन कौन है जिनसे हम बात करेंगे। मेरे साथ शाजिया अलमी, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, थोड़ी देर में जुड़ रही है। मेरे साथ अमी याग्निक,
कांग्रेस की प्रवक्ता जुड़ चुकी है, मेरे साथ राकेश सिन्हा जुड़ चुके हैं, आरएसएस आइडियोलॉग, मेरे साथ अंबर जैदी हैं, सोशल एक्टिविस्ट, मेरे साथ सर्वेश तिवारी हैं, जनरल सेक्रेटरी निर्भया ज्योति ट्रस्ट, मेरे साथ मोनिका अरोड़ा सीनियर लॉयर सुप्रीम कोर्ट की जुड़ेंगी, और सौम्या टंडन जो कि फिल्म एक्टर हैं वो भी थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है। और सबसे पहले मैं अंबर आपसे कमेंट लूंगा, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को कुछ दिखा देते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं। अपने दर्शकों को वो 1585 दिन हम दिखा देते हैं निर्भया गैंगरेप के बाद के, जो लग गए इंसाफ होते होते। 16 दिसंबर 2012 जब चलती बस में दिल्ली में निर्भया के साथ बहुत ही विकृत तरीके से गैंगरेप हुआ था। उसके बाद 17 दिसंबर 2012 पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। 21 दिसंबर घटना का 5वां आरोपी भी पकड़ा गया था। 29 दिसंबर 2012 निर्भया की सिंगापुर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। 2 जनवरी 2013 तेजी से सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की गई। 3 जनवरी 2013 5 आरोपियों के खिलाफ हत्या और गैंगरेप के आरोप में चार्जशीट डाली गई। 28 जनवरी जब छठे आरोपी को नाबालिग पाया गया और उस पर जुवेनाइल कोर्ट में मामला चला। राम सिंह जो कि मुख्य आरोपी था, 11 मार्च 2013 को उसने जेल में ही फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। नए एंटी रेप कानून पर मुहर लगी 21 मार्च 2013 को। इसके अलावा नाबालिग को मामले में दोषी पाया गया और उसके बाद अगर आज का दिन देखें 5 मई 2017 जब चारों दोषियों को फांसी की सजा बरकरार रखी सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कहीं ना कहीं निर्भया के साथ एक बड़ा इंसाफ है। लेकिन मेरे साथ जो लोग हैं मैं उनके पास जाऊंगा। क्या लगता है आपको अंबर, कैसे देखती हैं आप इस फैसले को? देखिए, सबसे पहली बात गौरव, इस फैसले को होने में इतनी देर लगी, मतलब दे से दैट जस्टिस डिलेज जस्टिस डिनाइड। सज़ा हम देते हैं एग्जाम्पल सेट करने के लिए, सज़ा मिल गई और उसमें से एक जो था वो उसको जुवेनाइल एक्ट के तहत उसको नाबालिग पाते हुए उसको छोड़ दिया गया। लेकिन वो जो नाबालिग हैं वो उनके अंदर वो एक ये मानसिक विकृति कहाँ से पैदा होती है, हमें उसके बारे में अब सोचना चाहिए ताकि और निर्भया न बने, हमारे देश में ऐसे और कांड ना हो। दिल्ली एक बीइंग अ कैपिटल, यहाँ पे माइग्रेटरी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। मैं बहुत सारे, मेरे साथ इतने सारे इंसिडेंट होते हैं, रेड लाइट पे मैं अक्सर होती हूँ, तो जो स्ट्रीट चिल्ड्रंस होते हैं, मैं एक बार का वाक़या बताती हूँ। मैं ऑफिस के लिए निकली थी, बारिश का मौसम था, कार की विंडो नीचे थी, मैंने हाफ स्लीव्स कपड़े पहने हुए थे, ऐसे मैंने रखा हुआ था हाथ। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरे हाथ पे कुछ चल रहा है, बट जैसे मैंने देखा एक 15-16 साल की उम्र का लड़का मेरे हाथ पे उंगलियां फेर रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आया और ड्राइवर उसके पीछे भागने की भी कोशिश की, लेकिन तब तक वो भाग गया था। लेकिन हमें ये सोचना है कि ये मानसिकता, ऐसे लोग कहाँ से पैदा होते हैं, हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए, हमें रिफॉर्म्स लाने चाहिए, उनको सुधारने के लिए हमें क्या करना है ये सोचना चाहिए। सेक्सुअल एजुकेशन होनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये सब क्या है और क्यों है, ताकि ऐसी विकृति उनके दिमाग में ना हो। ठीक है, मैं अमी याग्निक आपके पास आऊंगा। अमी याग्निक, वाकई एक दिल दहला देने वाला मामला, एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को झकझोर दिया और पूरा देश कहीं ना कहीं इंसाफ के लिए सड़क पर आ चुका था जब निर्भया का मामला सामने आया। 4-4.5 साल लगे इस फैसला आते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं ये सभी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की भावना को समझा और इस मामले को मानते हुए उन्होंने तो जितनी सख्त टिप्पणियां की, वो तो कहते हैं कि इन लोगों को जिन्होंने ये क्राइम किया उनको धरती पर रहने का हक नहीं है। अभी याग्निक के माने कि निर्भया को तो इंसाफ मिला, लेकिन ऐसी बहुत सारी निर्भया हैं जिनको अभी भी इंसाफ नहीं मिला है, और कुछ इसी तरह हमारे देश की अदालतों में या जो हमारा जो लॉ सिस्टम है उसको काम करने की जरूरत है। जी हाँ, आज ये लैंडमार्क जजमेंट आया है तो एक आशा का संचार हुआ है कि चाहे डिलेड हो पर जस्टिस होती है। और इतना भयानक ये हादसा था निर्भया कांड कि उसके बाद एक निर्भया फंड बनाया गया 1000 करोड़ रुपीस का, जो यूटिलाइज ऐसे विक्टिम्स के लिए होना चाहिए, ऐसे हादसे के लिए होना चाहिए। तो एक वो हुआ, एक निर्भया कांड के बाद ये 2013 का क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट आया, उसमें काफी चेंजेस आए लॉ में कि भाई विमेन सेफ्टी और सिक्योरिटी के कल में लगी गई सेक्शंस आए। उसके बाद काफी सुझाव दिए हैं और जस्टिस वर्मा कमेटी ने भी काफी सजेशंस दिए हैं जो हमें इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। 2015 का अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड का डेटा देखेंगे तो 34,000 एंड ऑड नंबर के रेप केसेस पेंडिंग है ट्रायल। तो हम ये विक्टिम्स को कैसे न्याय दिलाएंगे?
वो आज ये लैंडमार्क जजमेंट देख सुन के और पढ़ के वो जरूर खुश होंगे कि भी हमें न्याय मिलेगा, पर दैट ट्रायल हैज टू गो ऑन फास्ट। तो ये जो ट्रायल का सिस्टम है दैट इज विद इन द लीगल सिस्टम, और आज हम ये अपेक्षा करते हैं कि सारे जो रिफॉर्म्स है, सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, केसेस एकदम त्वरित जल्दी चलने चाहिए, तो जस्टिस जल्दी मिलती है, टाइम नहीं जाता है, विक्टिम को इतना सफर नहीं करना पड़ता है, वो राह देख के बैठी रहती है कि मेरी मैटर कब चले, मुझे कब न्याय मिले। तो इसके लिए जो स्पीडी ट्रायल होनी चाहिए उसका भी बहुत जोर से गौर करना पड़ेगा लीगल और जुडिशियल दोनों सिस्टम को, और ये रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करके त्वरित वी शुड गो फॉर जस्टिस फॉर दिस विक्टिम। ठीक है, मैं राकेश सिन्हा आपके पास आऊंगा। राकेश सिन्हा, अभी कुछ दिन पहले हमने एक एग्जांपल में दे रहा हूं उस घटना का, देखा था किस तरह से सरकार ने एक डिसीजन लिया कि अब वीआईपी जो कल्चर है खत्म कीजिए, रेड लाइट हटाइए, लेकिन उसके बाद लोगों ने एक सवाल उठाया कि आप गाड़ी पर से रेड लाइट हटा देंगे, जो सिर में रेड लाइट घुसी है उसको कैसे निकालेंगे। सेम यहीं पर आपने बहुत कड़ी सजा दी लोगों को, और बहुत अच्छी बात है, इससे मिसाल जाती है, लेकिन क्या इससे मानसिकता बदलेगी लोगों की? और आपको लगता है कि ये जो फैसला आज सुप्रीम कोर्ट का आया है, ये दूसरे मामलों में भी कहीं ना कहीं ऐसा आना चाहिए था ताकि ये निर्भया वाला मामला होता ही ना? देखिए, एक तो इस फैसले के बाद पूरे देश ने राहत की सांस ली, क्योंकि सिर्फ निर्भया का सवाल नहीं है, निर्भया के साथ पूरे देश की संवेदना जुड़ी हुई थी। बर्बरता का यह एक ऐसा उदाहरण था जो शायद इतिहास में बहुत ही दुर्लभ दिखाई पड़ता है। लेकिन मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। कानून तो जरूरी है, किसी भी अपराध को रोकने के लिए सख्त कानून की जरूरत है और कानून को प्रचारित करने की भी जरूरत है। बहुत से लोग जो क्राइम करते हैं उन्हें पता नहीं होता है क्राइम करने के बाद उन पर क्या कार्रवाई होगी। इसलिए इस अपराध में जो लोग जुड़े हुए थे वो ऐसे लोग जुड़े हुए थे इस प्रकार के लोगों तक क्राइम का परिणामों की बात जानी चाहिए। लेकिन दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि सामाजिक चेतना का स्तर, सामाजिक चेतना का सूचकांक जब तक आप ऊपर नहीं करेंगे, महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो एक प्रकार की दीवार बनी हुई है, जो एक प्रकार का जिसके बीच में जो एक तरह की भ्रांतियां आती हैं, उसको दूर करने के लिए एक सांस्कृतिक सामाजिक अभियान की एक देश में जरूरत है। जितना ही सोशल एक्शन होगा गौरव जी, उतना ही उस समस्या पर हम निजात पा सकते हैं। देखिए, हमारे समाज और संस्कृति में महिलाओं के प्रति जो धारणा पैदा की गई थी, जो महिला और पुरुष के बीच के संबंध को स्थापित किया गया था, आज मुझे लगता है कुछ हद तक वर्तमान संदर्भ में, आधुनिकता के संदर्भ में उनको कॉन्टेक्चुअलाइज करने की जरूरत है। ठीक है। एक बात मैं बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में आज महिलाएं सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकार हो रही है। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। अमेरिका में 2015 में एक रिपोर्ट आई, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट दिया गया, विश्वविद्यालय परिसर में जो अमेरिका अपने को विकसित राष्ट्र मानता है, वहां 27% महिलाओं ने कंप्लेन किया कि उनके साथ कॉलेज में एंटर करने से लेकर कॉलेज से बाहर आने तक सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस होते हैं। इसलिए मैंने कहा, आधुनिकता के युग में भी इस तरह की जो एक जालिम प्रवृत्ति पैदा हो रही है, जो महिलाओं को एक कॉमोडिटी के रूप में देखने की प्रवृत्ति पैदा हो रही है, इस प्रवृत्ति को कैसे रोका जाए, इसमें शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक कदम, सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों और कानून, इन 6 की भूमिका है। जब 6 भूमिकाएं साथ चलेंगी तो हम इस तरह की इसमें सरकार पर सारी जिम्मेदारी नहीं डाल देनी चाहिए। इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। देखिए, भारत में एक नागरिक के तौर पर हम सब की जिम्मेदारी है ताकि हम लोग भी इसमें आगे बढ़कर आए और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं। देखिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट को, सेक्सुअल वायलेंस के 2-3 रूप हैं भारत में। जो ट्राइबल महिलाएं हैं, जो दलित महिलाएं हैं, उनकी सामाजिक आर्थिक कमजोरियों का लाभ उठाकर सामंती लोग उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं। बहुत से केसेज पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंच पाता है। एक तो ये घटना है, उसके संदर्भ में सख्त कानून ही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि जो लोग ऐसा वायलेंस करते हैं, जो हैरेसमेंट करते हैं, वे पढ़े लिखे हैं, वे जानते हैं इसका परिणाम क्या है, लेकिन उनकी सामाजिक आर्थिक कमजोरी का लाभ उठाते हैं। दूसरा वर्ग है अर्बन वायलेंस का, जिसमें अर्बनाइजेशन के जो विकृतियां हैं, उस मैं अपनी बात समाप्त कर दूं। अर्बनाइजेशन की, शहरीकरण की जो विकृतियां हैं, उस विकृतियों पर हमें विचार करने की जरूरत है। और तीसरी बात कर रहा हूं, तीसरा जो वायलेंस होता है वो उस वर्ग के द्वारा होता है जो महिलाओं को कॉमोडिटी से आगे नहीं समझता है। तीन वर्गों को जिनके द्वारा अपराध होता है, अलग अलग तरीके से संबोधित करने की जरूरत है। ठीक है, मैं शाजिया अलमी, बीजेपी की लीडर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनके पास जाऊंगा। अमर, मैं आपको आपके पास आता हूं, देता हूं आपको वक्त, लेकिन पहले शाजिया मैं आपके पास आऊंगा। शाजिया,
एक लैंडमार्क जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है और इस देश में कानून पसंद हर इंसान इसको पसंद कर रहा है और कह रहा है कि कहीं ना कहीं एक मिसाल पेश की गई है। लेकिन शाजिया, जैसा कि आपने राकेश सिन्हा जी को सुना होगा कि अभी यहीं पर ठहरना नहीं है, बहुत कुछ बदलाव की जरूरत है। आपने देखा होगा किस तरह से अभी भी रेप की घटनाएं लगातार आती रहती हैं, किस तरह से महिला सुरक्षा को लेकर अभी भी सवाल उठते रहते हैं। शाजिया, सरकार के तौर पर बहुत कुछ करना चाहिए, ये हम सब कहते हैं और हम ये भी मानते हैं कि हमारे समाज के तौर पर भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। लेकिन वो क्या चीजें हों जो हमें दोबारा ऐसी चीजें देखने को ना दे, वो क्या चीजें हों आपके तरफ से, हमारी तरफ से, ताकि ये चीजें दोबारा इतिहास का इतिहास ही रहे, कभी आगे ना आए सामने। बिल्कुल, आपने बहुत सही प्रश्न पूछा है और ज़रूरी प्रश्न है और मुझे लगता है इस प्रश्न को उठाना हर एक नागरिक की जिम्मेदारी भी है, एक फ़र्ज़ है। सबसे पहले तो मैं कहूँगी एक बहुत बड़ी इत्मीनान की सांस बहुत से लोगों ने ली और बहुत ही वो क्रूरता भरा वो जो प्रकरण हुआ था हमने देखा, हम सब लोग सड़कों पे थे, आपको याद होगा। तो एक तो ना सिर्फ निर्भया के माँ बाप को, लेकिन ढेर सारे माँ बाप और आम नागरिक जो थे, जो इस पूरे मूवमेंट का हिस्सा थे, हम सब लोग वहाँ मौजूद थे। एक बहुत बड़ी एक राहत की सांस हम लोग ने ली है। लेकिन उसके अलावा देखिए कुछ बातचीत करना, वार्ता बहुत ज़रूरी है। एक तो वार्ता होने की ज़रूरत है सामाजिक रूप, हम माशरे की तरफ देखें अगर ध्यान दें तो महिलाओं और मर्दों के बीच में बातचीत होना इस संदर्भ को लेकर ज़रूरी है। एक दूसरी लेवल की जो डिस्कोर्स ज़रूरी है वो महिलाओं की आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत होना। एक और डिस्कोर्स है कि पुरुषों और पुरुषों के बीच में इसको लेकर क्या बातचीत हो रही है। और चौथी और बहुत ज़रूरी बातचीत जो मुझे लगता है हर एक महिला को करनी चाहिए अपने आप से, अपने मन से, कि वो क्या है। क्या वो सिर्फ एक शरीर है? क्या सिर्फ महिला और पुरुषों के बीच में जो शारीरिक अंतर हैं वही पूरे जीवन भर सारे निर्णय उसके हिसाब से उसकी ज़िंदगी में लिए जाएंगे, या वो कुछ और भी है? तो मुझे लगता है बहुत सारी ज़रूरी बातचीत और बहुत ही गहराई से इस मामले में जाने की ज़रूरत है, तभी हम कुछ सामाजिक स्तर पर परिवर्तन देख सकते हैं। ठीक है, सर्वेश तिवारी, सामंतवादी सोच की भी बात आई तो वो है हमारे देश में, एक फ्यूडल मानसिकता है। उसके साथ साथ आप देखिए इस पर एक ऑनस्लॉट है, एक तरह से प्रहार है कंज्यूमरिज्म का, वैश्वीकरण का। तो एक महिलाओं के लिए बहुत ही दिक्कत की स्थिति इसमें होती है कि एक तरफ तो सामंतवादी सोच से उससे भी बेचारी वो डील करती है, फिर कंज्यूमरिज्म की मार है पूरी तरह से, जो उसको एक शरीर में तब्दील कर देती है सिर्फ। तो इन दोनों चीजों से लड़ना और निरंतर रूप से लड़ना ना सिर्फ महिलाओं की लेकिन पुरुषों की भी जिम्मेदारी है, तभी हम अच्छे समाज को और अच्छे भारत का हम निर्माण करने का सोच सकते हैं। तो विदेशों का एग्जाम्पल दिया गया, ये है हिंसा है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर यकीन होना और एक महिला को शर्म या दया का पात्र नहीं बन जाना ऐसे वाक्यों के बाद, ये बहुत जरूरी है। ये सामंतवादी सोच की वजह से होता है कि अगर उसके साथ कुछ तो, और आपने कुछ हमें एग्जाम्पल्स दिखाए, मैं लगातार पढ़ रही हूँ, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है कि कितने हर मिनट कितने रेप के वाकये होते हैं, हर घंटे कितने रिपोर्ट होते हैं। आप जरा सोचिए, क्योंकि इतनी शर्म की बात होती है किसी भी परिवार के लिए, तो ज्यादातर मामले रिपोर्ट नहीं होते। तो आप सोच सकते हैं क्या कुछ हो रहा होगा समाज के अंदर जिसके बारे में हम शायद जानते भी नहीं हैं। लेकिन एक डर के साए में एक महिला रहती है, एक बच्ची या बेटी हमारी घर की एक नागरिक रहती है। चलिए मैं आगे इस बात को बढ़ाता हूं। भारत में डर के साथ रहना कितना सही है। बिल्कुल बिल्कुल शाजिया, आप रही मेरे साथ, आगे इस बात को बढ़ाता हूं और मैं सर्वेश तिवारी आपके पास आऊंगा। सर्वेश तिवारी, क्योंकि आप निर्भया ज्योति ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो मुझे ये बताइए, निर्भया के बाद क्या ऐसे मामलों में कुछ कमी आई थी? देखी आपने जिस तरह से देश में गुस्सा था। और एक और चीज बताइए, अभी निर्भया फंड का जिक्र हुआ था, 1000 करोड़ की लागत से वो फंड बनाया गया था। क्या आपने कभी ट्रैक किया कि उस फंड का कितना इस्तेमाल हुआ, किस मद में हुआ, किस लिए हुआ? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं भारत की जनता को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सब लोग हमारे साथ जुड़े रहें और सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ उच्चतम सर्वोच्चतम इसका बहुत खेल है जिसमें हम फंसे रहे 5 साल तक और आगे भी फंसने वाले हैं। मैं शुरुआत इससे करूँगा कि मेरे पास 2 मूल मंत्र हैं इस सारी चीज़ों को सुधारने के। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम सुधारेंगे जग सुधरेगा। तो हम सुधरेंगे जग सुधरेगा में ये आता है कि उस दिन आप ही के चैनल पे जी न्यूज़ में वो निर्भया का जो दोस्त था उसने कहा कि हम लेटे हुए थे और जब राजकुमार ने हमें देखा उसने अपनी शर्ट फाड़ी और हमारे ऊपर फेंका या जो भी रखा। उसके बाद बहुत ही सो कॉल्ड सांभ्रांत घर की बहुत सारी महिलाएं वहाँ से गुजरी, रुकी और उन्होंने इतनी जहमत नहीं की कि अपना ही शॉल उतार के उनके वदन पे रख दे। और आंदोलन करने के लिए और भाषण देने के लिए वो सारी महिलाएं बहुत अंग्रेजी में बोलती हैं।
मुझे उन लोगों को भी दोषी के कतार में ही खड़ा करना है। मुझे गुस्सा आता है ऐसी चीज़ों को देख के। सड़क पे एक्सीडेंट होता है, सड़क पे कुछ होता है और आप बगल से गाड़ी लगा के चले जाते हैं और अपनी वक्त आप कानून को और देश को गाली देने लगते हैं। तो दूसरी चीज़, सुधारने वाली बात जब आती है तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रोज चिल्लाता है कि मेरे पास जजेस नहीं है, मुझे जजेस दो। आज भारत में इतनी डेवलपमेंट की बातें होती हैं, तरक्की की बातें होती हैं, देश कहाँ पहुँच रहा है, और सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस रोज कहता है जज नहीं इसलिए मैं ऑर्डर नहीं दे पा रहा हूँ। हम क्या डेवलप्ड और इसी खेल में बढ़ते रहेंगे और सच्चाई की तरफ कोई झांकने को तैयार नहीं। ये अच्छा है, वो बुरा है, ये सरकार अच्छी है, सरकार बुरी। रही बात ट्रस्ट की, आपने निर्भया ट्रस्ट हम चलाते हैं। रोज हम लोग, निर्भया की माँ रोज पुलिस स्टेशन में होती है किसी ना किसी औरत को लेके, हम रोज जाते हैं। हमारे पास एक दफ्तर तक नहीं है, हम अपने रोज के खर्चे से जो पैसा निकालते हैं उससे एक संस्था चला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने निर्भया फाउंडेशन बनाया, हजारों करोड़ रुपए डाले और आज तक 5 सालों में उसमें से सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा खर्चा हुआ है। और आप विश्वास करें कि किस तरीके की चीजों में उस फंड का इस्तेमाल हुआ है। रेलवे में वो लोग सिक्योरिटी कैमरास लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अरे भाई वो रेलवे के फंड से करो ना, निर्भया फंड से सोशल जस्टिस के कामों में लगाओ, रोज ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं उसमें कुछ करो आप। सो मैं तो बहुत चिंतित हूं। और आगे क्या, ये तो सवाल पूरे देश के सामने है और हम सबको सक्षम होना है और सामर्थ्य होना है और आवाज उठानी है। और ये आंकड़ों में फंसने की जरूरत नहीं है। आज से ही हम सुधरना शुरू कर दें, आज से ही तामझाम से बाहर निकल के सत्यता की तरफ बढ़ें तो देश सुधर जाएगा। ठीक है अंबर जैदी, सब आप कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन इसी बात का रेफरेंस लेते हुए जो यहाँ पर सर्वेश तिवारी कह रहे हैं कि निर्भया फंड तो बन गया लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। केवल एक यही मिसाल नहीं है, बहुत सारी घोषणाएं की जाती हैं लेकिन वो जमीनी हकीकत पर कितनी होती हैं। क्या एक घोषणा और एग्जीक्यूशन में जमीन आसमान का अंतर है, वो भी एक बड़ा कारण है। जी, सबसे बड़ा कारण यही है कि हम बोलते बहुत कुछ हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो एकदम अलग है। हम लोग असल में कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, कोई रिफॉर्म नहीं आया जब से निर्भया कांड हुआ है 16 दिसंबर 2012 और आज 2017 आ गया। हमारे देश में क्या, खासकर दिल्ली में क्या चेंजेस आए हैं उनको अगर हम देखें तो जीरो चेंजेस है। सिर्फ पब्लिक धरना देने के लिए सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन धरना देने के अलावा हमें सच में बदलाव की जरूरत है। आज भी हम ज्योति को निर्भया बोल के एड्रेस करते हैं। हम ज्योति क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हम रेप को एक बहुत गंदी चीज मानते हैं। रेप जिसके साथ हुआ गलती उसकी नहीं है, रेप जिसने किया उसको गलत समझना चाहिए। आज भी जो रेप विक्टिम है उसका नाम छुपाया जाता है। क्यों छुपाया जाता है? क्योंकि हमारे समाज में रेप विक्टिम्स को लेकर एक गलत मानसिकता पैदा हो जाती है कि अरे भाई इनकी लड़की के साथ एग्जैक्टली। तो हमें इस चीज को बदलने की सख्त जरूरत है। हमें सच में रिफॉर्म्स की जरूरत है, बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। कुछ भी काम नहीं हुआ है और ये सब जानते हैं। बिल्कुल रिफॉर्म्स की जरूरत है, लेकिन राकेश सिन्हा जी, रिफॉर्म्स होंगे कैसे? क्या पॉलिटिकल पार्टियों को इसमें रिफॉर्म करना पड़ेगा? क्या जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी है उसको इसमें रिफॉर्म करना पड़ेगा? सामाजिक संगठनों को आगे आना पड़ेगा? आप अभी कह रहे थे कि एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाया जाए, तो केवल एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाने से ये हो जाएगा या हम और भी कुछ करना पड़ेगा? सबको मिलकर करना पड़ेगा। देखिए, महिला पुरुष का संबंध एक स्थापित संबंध है। इसमें जो विकृतियां आती हैं, जो लोग इन विकृतियों का विकृतियों का उपयोग करके महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, उनके संबंध में 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता है। पहला, देश के भीतर यानी समाज के भीतर एक वातावरण तैयार हो। वातावरण कौन तैयार करेगा? सरकार का कानून तो एक वो पक्ष होता है जब आप अपराध करते हैं उसके बाद कानून आप पर काम करता है, लेकिन अपराध नहीं हो ऐसी परिस्थिति पैदा करने के लिए सामाजिक सांस्कृतिक अभियान की जरूरत है। जिस सामाजिक सांस्कृतिक अभियान में स्कूली शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक शिक्षा परिसर, तो जब आप वो बदलाव करेंगे तो फिर उसमें यदि शिक्षा पॉलिटिकल पार्टियों का अपना इंटरेस्ट आ जाता है। वो वेस्टेड इंटरेस्ट ये होता है कि आप इसमें अपने पॉलिटिकल इंक्लाइनेशन की वजह से वो बदलाव कर रहे हैं, फिर तो वहां पॉलिटिक्स आ जाती है। सर देखिए, एक बात और समझना पड़ेगा जिसको कहने से बहुत से लोग भड़क जाते हैं। आधुनिकता और पाश्चात्यकरण में अंतर को समझना पड़ेगा। जो आधुनिकता है वो पाश्चात्यकरण नहीं है।
पाश्चात्य देशों का मैंने एक उदाहरण दिया कि जहां पाश्चात्यकरण के परिणाम स्वरूप महिलाओं की स्थिति बिगड़ी है, सुधरी नहीं है। हम आधुनिकता की ओर जाएं। आधुनिकता का मतलब होता है जेंडर जस्टिस। आधुनिकता का मतलब, मैं अमेरिका का उदाहरण देता हूं, वहां टाइटल 9 नाम का एक कानून 1972 में बना कि स्पोर्ट्स में महिला और पुरुषों को समान अधिकार हो, और ओबामा के आने तक महिलाओं को स्पोर्ट्स में समान अधिकार नहीं मिल पाया था। ये टाइटल 9 कानून सिर्फ कागज पर बना हुआ था। तो मैंने यही कहा कि भारतीय संदर्भ में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में अपने समाज की वास्तविकता को और जमीनी हकीकत को देखकर हमें संस्कृति, शिक्षा और सामाजिक बदलाव पर ध्यान देना चाहिए। मैं इस सवाल को लेकर अमी याग्निक के पास जाऊंगा, लेकिन अमी याग्निक उससे पहले मैं सौम्या टंडन मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, एक्टर, उनके पास जाना चाहता हूं। सौम्या टंडन, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सौम्या, इस देश में जिस तरह से आज एक बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, मुझे लगता है आपने भी उस फैसले को देखा होगा और कहीं ना कहीं आपने भी राहत महसूस की होगी कि किस तरह से निर्भया के दोषियों को सजा मिली और एक इंसाफ मिला है। सौम्या, सबसे पहले आपका रिएक्शन, आप इसको कैसे देखती हैं? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि हम सभी लोग बहुत खुश हैं इस जजमेंट से, लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि जो 2015 में जो इसका एक और जुवेनाइल केस था, वो आउट ऑफ जेल और वो अभी भी हमारी सोसाइटी में है। हालांकि इसके ऊपर बहुत विवाद हुआ और जुवेनाइल केस को, जुवेनाइल जो हमारा बिल है उसको लेकर बहुत सारी बातें हुई, लेकिन फिर भी ये दिल नहीं मानता कि सिर्फ 6 महीने छोटा होने की वजह से और इतने हिनियस क्राइम के बावजूद आज उनमें से एक अभी भी फरार है। सौम्या, एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्योंकि आप फिल्म फ्रेटर्निटी से आती हैं और कई बार सोसाइटी के कुछ हिस्सों से ये सवाल उठता रहता है कि जो हमारे देश में लड़कियां बहुत ज्यादा फैशन करती हैं, बहुत ज्यादा मॉडर्निटी जो फॉलो करती हैं, कहीं ना कहीं वो भी इसकी जिम्मेदार है। तो मैं चाहूंगा कि आप फिल्म फ्रेटर्निटी की तरफ से एक मैसेज दीजिए कि वो कैसे हो सकता है जिम्मेदार। अगर ये लॉजिक हम मानते हैं तो फिर ऐसा होना चाहिए कि जहां बड़े शहरों में, जहां लड़कियों को ज्यादा आजादी है, जहां लड़कियां बाहर काम करने जाती हैं, जहां लड़कियां मॉडर्न तरीके से ड्रेसअप होती हैं, वहां रेप केसेस ज्यादा होने चाहिए। लेकिन अगर आप एनालिसिस देखें तो सबसे ज्यादा रेप केसेस छोटे शहरों में होते हैं, गांव में होते हैं, जहां औरतों को घूंघट में रखा जाता है, लड़कियों को जल्दी शादियां की जाती हैं। तो अगर आपका ये लॉजिक सही होता तो फिर तो रेप केसेस एक्चुअली सारे सिर्फ बड़े शहरों में होने चाहिए, छोटे शहरों में तो होने ही चाहिए नहीं, होने ही नहीं चाहिए। और इंडिया को तो हम बहुत कल्चरली इनहैंस मानते हैं और हम कहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता में महिलाओं को ये अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं है। तो इस लॉजिक से तो वेस्ट में ही होने चाहिए रेप केसेस, जहां महिलाओं को सब कुछ अलाउड है, और हमारे जैसे देश में तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये तो बहुत ही स्टूपिड लॉजिक है, और जो भी लोग इस लॉजिक को देते हैं, मेरे ख्याल से उनको पहले अपनी मानसिकता का इलाज कराना चाहिए। ठीक है, शाजिया आलमी कुछ कहना चाह रही हैं। सर्वेश जी, आ रहा हूं आपके पास। शाजिया आलमी, बोलिए। जी, 2-3 बातें मुझे कहनी है, छोटी छोटी टिप्पणियां मैं दूंगी। सौम्या जी ने जैसे कि कहा, तो कपड़े छोटे नहीं होते, सोच छोटी होती है और उस सोच को बदलने की ज़रूरत है। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि शहरों में कम होते हैं रेप्स और गांव में ज़्यादा। तो ये इसका कोई ऐसे फॉर्मूला नहीं है। ज़्यादातर परिचित लोगों द्वारा ही रेप होते हैं, नोन लोग होते हैं वो, और ऐसा नहीं होता कि कोई लड़की अकेले घूम रही है छोटे से स्कर्ट में तभी उसका रेप होता है। तो चाहे वो घूंघट वाली हो या बुरखे वाली हो, अगर अपॉर्चुनिटी स्ट्राइक करती है तो इस तरह के रेप होते हैं, और उनको कहीं ना कहीं ना तो कानून का डर होता है और इसी वजह से ये इस तरह के वाक़ये होते हैं। तो कपड़ों को ब्लेम करना या कल्चर को ब्लेम करना मेरे ख्याल से इसमें गलत होगा। दूसरी बात, किसी ने कहा कि कुछ महिलाएं हैं अंग्रेजी झाड़ती हैं, तो मुझे लगता नहीं हम लोग अपने जो हमारे अपने कॉम्प्लेक्सेस हैं इसमें उसका परिचय दें इस वक्त पर। बहुत ही गलत हुआ जो हुआ निर्भय और उनके साथी के साथ कि वो सड़क पे पड़े रहे। लेकिन एक्टिविस्ट जो होते हैं, जो लोग आवाज़ उठाते हैं, उनका मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि कम से कम वो तो आवाज़ उठा रहे हैं और वही आवाज़ इतनी बुलंद हुई जिसके चलते आंदोलन इतना बड़ा खड़ा हुआ। तो बड़ा आसान है मजाक उड़ा देना उन महिला एक्टिविस्ट का। हो सकता है वो महिलाएं नहीं थी जो सड़क से पार कर रही थी, तो अपना गुस्सा हम निकालते हैं किसी और पर। हमें बहुत ही कंपैशन के साथ और एक अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको समझने की जरूरत होगी। हम लोग इतने जल्दी विलेन ढूंढने लगेंगे तो बहुत मुश्किल होगा,
क्योंकि विलेन तो हमारे अंदर है, वो सोच का हिस्सा है। जब तक हम सोच को पर सवालिया निशान नहीं लगाएंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है अमी याग्निक, एक सवाल ये भी और जब निर्भया कांड हुआ उसके बाद बहुत तरह के सोशल मीडिया में हमने मैसेजेस देखे और लोग ये कहते हैं कि आप अपनी लड़कियों से तो पूछते हैं रात में फोन करके कि कहाँ हो बेटा, जल्दी घर आ जाओ, आप अपने बेटों से क्यों नहीं पूछते? आप लड़कियों को 10 तरह की चीजें सिखाते हैं कि ये मत करो, डूज एंड डोंट्स की लिस्ट देते हैं, आप अपने लड़कों को डूज एंड डोंट की लिस्ट क्यों नहीं देते? तो अमी याग्निक, क्या आपको लगता है जो राकेश सिन्हा जी कह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम से ही बदलाव, सांस्कृतिक बदलाव लाने की जरूरत है, ये बातें तो बहुत दिनों से हम सुनते आ रहे हैं अमी याग्निक, लेकिन हो नहीं रहा है, या आपको लगता है कि नहीं शुरुआत हुई है इसके बाद? शुरुआत तो हम नहीं कह सकते हुई है, क्योंकि आप देखेंगे अगर ये डेटा जो 34,000 समथिंग ऑड नंबर के केसेस ट्रायल पेंडिंग है, तो उनमें कई टीचर्स भी आते हैं जिन्होंने नाबालिग लड़कियां पे रेप किया है, नेबर्स आते हैं, अंकल्स आते हैं, तो ये सब बातें हम बहुत सुनते हैं। और ये केसेस जो पेंडिंग है वो प्रूफ है कि हमारी मानसिकता नहीं बदली है। और हम ये कंपेयर कोई देश के साथ नहीं कर सकते हैं। जैसे राकेश जी ने जरा डेटा दिया अमेरिका का, हम नहीं कर सकते बात, क्योंकि हम एक ऐसी संस्कृति वाले देश में है कि जो सैकड़ों सालों की संस्कृति की बात करते हैं। एक तरफ इतने टेम्पल्स है गॉडेसेस के, और एक तरफ हम ऐसा कहते हैं कि विमेन को कमोडिटी समझ लिया करते हैं और बिल्कुल कानून का खौफ नहीं है। तो न तो हमारी मानसिकता बदलती है, न कानून का खौफ है। पर अगर आज फर्स्ट स्टेप अगर लेना है तो इमीडिएटली अगर आप 3,000 जजेस दे दे, 3,000 कोर्ट कर दे और कल कह दे कि ये जो 34,000 और रेप्स है, रेप केसेस है, उनका 3 महीने में निकाल कर दो फास्ट ट्रैक कोर्ट में, और इसी प्रमाण पे ये एविडेंस रिकॉर्ड करके आप केस चला लो, तो एक खौफ पैदा होता है, डिटरेंट इफेक्ट आती है कि लोगों को समझ में आएगा कि ये एक आप जो एक बात कह रही है अमी याग्निक, मुझे लग रहा है बार बार आप ये संकेत दे रही है कि कहीं ना कहीं सरकार में जुडिशियल सिस्टम में कुछ कमी रखी गई है, जजेस नहीं है, इस वजह से कहीं ना कहीं ट्रायल नहीं हो पाते और इस वजह से ये मामले सामने आ रहे हैं। आप ये कह रही हैं? मैं ये कह रही हूं कि विक्टिम को जो ये 3, 4, 5 साल सहन करना पड़ता है, उसको ना तो सिक्योरिटी मिलती है, ना सेफ्टी मिलती है। आपने जैसा देखा कि निर्भया फंड जो है 1000 करोड़ वो सारे लैप्स हो जाते हैं, वो यूज नहीं हो पाते हैं। फॉर एग्जांपल, इसका जिम्मेदार कौन है? इतने सारे रेप केसेस हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? फंड लैप्स हो गया है, मिला नहीं है। फंड अगर यूज नहीं हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि ये विक्टिम के साथ जो खड़ा रहता है, नहीं जिम्मेदार कौन है? क्योंकि सरकार को ये पैसा देना पड़ेगा विक्टिम्स को, उनका ये फंड यूटिलाइज करना पड़ेगा। इसमें मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच करना पड़ेगा कि भाई वो विमेन एंड चाइल्ड कमिश्नरेट क्या कर रहे हैं, स्टेट विमेन कमीशन क्या कर रहे हैं, नेशनल कमीशन फॉर विमेन क्या कर रहे हैं, आर दे मॉनिटरिंग एनीथिंग? तो ये भी देखना पड़ता है। और जब आप ये कह रही हैं, और जब आप ये कह रही है अमी याग्निक, राकेश सिन्हा में आ रहा हूं, अमी याग्निक, जब आप ये कह रही हैं तो आप किसी पर्टिकुलर पार्टी की सरकार को टारगेट नहीं कर रही हैं, आप इसमें अपनी सरकारों को भी इंक्लूड कर रही हैं, आप दूसरी स्टेट सरकार गवर्नमेंट्स को भी इंक्लूड कर रही हैं, या आप केवल एक इस वक्त की मौजूदा सरकार पर टारगेट कर रही हैं? ये भी क्लियर कीजिए। नहीं, देखिए हम अभी आज ये पॉलिटिकल इश्यू नहीं है। अगर मैं कहना चाहूं तो मैं ये कह सकती हूं कि निर्भया फंड, विमेन ड्राइवर्स होने चाहिए, पीसीआर वैन्स होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरास होना चाहिए, ये फंड होना चाहिए, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए, ये सारे यूपीए गवर्नमेंट ने किया, पर मैंने नहीं कहा ये। आई एम नॉट ऑन दैट पॉइंट टुडे, आई एम ऑन द पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। अगर इतनी सारी विक्टिम्स है वो कहां जाएगी? अगर वो कोई संस्था के पास जाएगी तो उसको प्रोटेक्शन 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, you are not politicizing it, ma'am. बार-बार वो I appreciate it. उसको सारे प्रेशर्स। I appreciate कि आपने खुद कहा कि हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। जेंडर जस्टिस इश्यू है और सोशल जस्टिस इश्यू है। हाँ, सोशल जस्टिस और जेंडर जस्टिस का इश्यू है और हमें ये नजरिया इमीडिएटली बदलना होगा। उसके लिए चाहे शॉर्ट टर्म इमीडिएट स्टेप्स लेने पड़ेंगे या तो लॉन्ग टर्म लेने पड़ेंगे, लेकिन हमारी मानसिकता ये दिखाती है कि वर्ल्ड में हम चाहे कितना भी आगे निकलेंगे, हमको आज इतना सब देख रहे हैं कि वी आर बिकमिंग अ रेप नेशन। कहीं कहीं सवाल पूछते हैं लोग कि आपके वहां विमेन सेफ नहीं है, तो ये सब सारे अपने पे सवाल उठते हैं। राकेश सिन्हा एक सवाल आगे, हमें सेफ्टी आज। हाँ राकेश सिन्हा, मैं एक सवाल इससे आगे का लेके जाता हूं। बहुत अच्छी बात है, अमी याग्निक जी ने कहा कि मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रही आज, लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिए सर। एक सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक सरकार और वुमेन राइट्स को लेकर बातें करती है, एक सरकार वुमेन हेल्पलाइन को लेकर काफी बातें करती है,
वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर बातें करती है, लेकिन सर जब हम संसद में देखते हैं, विधानसभाओं में देखते हैं, तो वही परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन वुमेन्स का देखते हैं तो वही चीज दिखती है कि क्या वहां पे क्या डिस्क्रिमिनेशन है। तो क्या पॉलिटिकल पार्टियों की बातों में या सरकारों की, कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार, उनकी बातों में, उनकी कथनी और करनी में भी अंतर दिखता है इस मुद्दे पर? देखिए, मैं आशावादी हूं। मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहता हूं, जो अभी याग्निक जी ने सवाल उठाया कि न्यायालय के संदर्भ में उन्होंने कहा कि बहुत से रेप केसेज होते हैं जिसमें न्याय नहीं मिल पाता, मैं इससे सहमत हूं। लेकिन वास्तव में जो आप मुद्दा उठा रहे हैं कि राजनीति में महत्व का, ये देखिए हम ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहे हैं। एक ट्रेडिशनल सोसाइटी में महिलाओं की भूमिका राजनीति में कम मात्रा में होती थी, लेकिन वह संख्या कैसे बढ़ी उसका उदाहरण देखिए। पंचायती राज के आप आंकड़े देख लीजिए, बड़ी संख्या में महिलाओं की तादाद, सरपंच, ग्राम की प्रधान बनना और ग्राम समितियों में आना, जिला समितियों में आना, इसकी संख्या बढ़ी है। यह निश्चित है कि विधानसभा और लोकसभाओं में यह संख्या नहीं बढ़ी है, लेकिन मुझे लगता है जिस प्रकार से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में उनकी संख्या बढ़ी है, यह एक सीढ़ी की तरह है जो आगे आने वाले 5-10 साल में इसका एक स्वाभाविक और सहज असर पड़ेगा। मैं तो वह आदर्श स्थिति चाहता हूं कि बिना किसी आरक्षण का महिलाएं बड़ी संख्या में विधानसभा और लोकसभा में पहुंचे। और इसके लिए जो आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि वास्तव में महिलाओं की सशक्तिकरण सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, 3 चीजें उसमें महत्वपूर्ण हैं। महिलाओं को समान रूप से शिक्षा का अवसर मिलना, दूसरा रोजगार के अवसर में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना, लेकिन उसके साथ साथ महिलाओं के साथ जो कुछ लिमिटेशंस हैं, उस लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए कानून बनाना। मैं उसका उदाहरण देता हूं। जापान में महिलाओं के लिए कुछ अलग से कानून है जिससे कि अपने बच्चों की परवरिश कर सके, जो परिवार की जिम्मेदारियां वो निभा सके। उसके कारण उनके सैलरी के पैकेज पर, उनके कैरियर पर कोई असर नहीं होता है। तो ऐसे दुनिया के कई देशों ने इस प्रकार की परिवर्तन किए हैं जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण हो, उनकी बराबर की भागीदारी हो। हमें ऐसे देशों के कुछ अच्छे कानूनों का अध्ययन करके परिवर्तन करना चाहिए। और अंतिम बात एक जोड़ना चाहता हूं कि देखिए, राजनीति और कानून के सहारे यदि चलेंगे तो बहुत अधिक सफलता नहीं मिलेगी। हमें सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव के लिए सोशल एक्शन की जरूरत है। हम और आप मीन्स ये हम किसी पर छोड़ नहीं सकते हैं। हम सामाजिक संगठनों के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में यदि मानसिक बदलाव करेंगे, जो आपने आरंभ में कहा था मानसिकता में बदलाव की जरूरत है, जब तक वो बदलाव नहीं होता है हम इस समस्या से अंतिम रूप से निजात नहीं पा सकते हैं। सर्वेश तिवारी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर्वेश। मानसिकता पे मैं आना चाहूँगा। मानसिकता के साथ साथ छोटी सी चीज़ें, फंड की बात हो रही थी पहले, तो एक सर्वेक्षण किया गया गाँव में, पता चला कि जो रेप के सबसे ज़्यादा जो घटनाएं होती हैं उसका कारण क्या है। तो कारण ये निकला ओपन डिफेकेशन, खुले में शौच। और आप जान के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि सरकार चारों तरफ ढिंढोरा पीटती है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, शौच मुक्त देश को कर रहे हैं। आपको पता है कितना पैसा एक शौचालय बनाने के लिए मिलता है गांव में? 12,000 रुपये। 12,000 रुपये में एक शख्सियत को दे दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम खुद शौचालय बना लो। ये संभव है ही नहीं। यानी कि जड़ में ही प्रॉब्लम है, समस्या वहां से शुरू हो जाती है और समाधान के लिए बातचीत फिर फाइलों में अटक जाती है। सोच और सोच दोनों का समन्वय गांव में प्रॉब्लम का जड़ बनता है। शहर में साजिया जी को मेरी बात चुभी, मैं किसी कारण से वो बात मैंने कही थी, वो शायद जब मिलेंगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि क्यों जिक्र मैंने किया ऐसी बातों का। बट नहीं, आप यही बता दीजिए ना, आपके सामने बैठी हैं। नहीं, मैंने अपनी आंखों से ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखी हैं, इसलिए वो गुस्सा शायद बाहर निकल के आ गया। और मेरा पर्सनल कुछ भी नहीं था, वो बहुत अच्छा काम करती हैं और बहुत सारी चीज़ों बहुत अच्छी करती हैं, मैं उस चीज़ को सलाम करता हूँ। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जैसे लोग, हम भी जो यहाँ पे भाषण दे रहे हैं, यहाँ से निकल के फिर हमारे को ज़मीन पे उतरना पड़ना है। मैं किसी गाँव से आता हूँ, बिहार के एक प्रांत से आता हूँ, एक गाँव से आता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि हर महीने अपना कुछ समय जाके वहाँ पे जानूं तो सही कि ज़मीन में हो क्या रहा है। लेकिन यहाँ पे सारे सर्वेक्षण, कुछ शब्द हैं, एडवोकेसी, रिसर्च, ये सारे शब्द पे सारी दुनिया में देखता हूँ खेल रहे हैं कागजों में, ज़मीन पे कुछ पता ही नहीं। जितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वो एडवोकेसी और रिसर्च के आसपास घूम रहे हैं, रियलिटी के आसपास कोई नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ रियलिटी के आसपास आप जाएं, देखिए देश नहीं बदलता है तो निर्भया को इंसाफ मिला है और इस बात की राहत सबने महसूस की कि निर्भया के दोषियों को सजा मिली और सुप्रीम कोर्ट ने
कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो ये बताता है कि रेप करने वालों के लिए माफी नाम का या उन कम सजा नाम का कोई शब्द है ही नहीं कानून की बुक में। और कहीं ना कहीं रेयर ऑफ रेयर से ऊपर जो उन्होंने उस क्राइम को रखा वो भी एक नज़ीर यहाँ पेश करता है। लेकिन अंबर जैदी आगे क्या करना चाहिए, केवल इसी मामले पर रुकें या आगे कुछ और यहाँ पर करने की ज़रूरत है सिस्टम में भी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हमें सिस्टम में बदलाव की ज़रूरत है। ग्राउंड रियलिटी पे हम सबको, ना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, हम सबको सब लोगों को मिलकर सही मायने में काम करने की ज़रूरत है, एजुकेट करने की और अवेयरनेस की ज़रूरत है कि रेप क्या है, सेक्सुअलिटी क्या है, सेक्सुअल एजुकेशन की ज़रूरत है। और जो हमारे दिल्ली में जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन है उसकी वजह से भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। हमें उन लोगों को भी एजुकेट करने की ज़रूरत होती है। और सबसे बड़ी एक पॉइंट मैं बोलना चाहती हूँ, हमें ये भी एजुकेट करने की ज़रूरत होती है कि एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए दिस प्रोसेस इज़ नॉट प्लेजरेबल एट ऑल अनटिल अनलेस शी इज़ नॉट इनटू इट। तो ज़बरदस्ती किसी के साथ अगर की जाए तो उसको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। ये भी क्लियर करने की ज़रूरत है। लोगों को यही लगता है कि अगर आप किसी के साथ करें तो शी इज़ एंजॉइंग इट और व्हाट आई एम नॉट एबल टू clarify it, but I want to say, हमें exactly मर्जी के बिना अगर आप कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये हमें समझाने की जरूरत है। आप किसी के साथ जबरदस्ती करेंगे तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, यही बताने की जरूरत है। नहीं, और ये आपको अधिकार किसने दिया कि आप किसी को छू भी सके उसकी मर्जी के? आप एक प्रोस्टिट्यूट के साथ भी जबरदस्ती नहीं कर सकते। सोच है। बिल्कुल। सर्वेश, आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि जानकारी और समझदारी दो अलग अलग चीज़ें हैं। आज की डेट में हमारे पास जानकारी बहुत है, समझदारी नहीं है। और उस समझदारी को करने के लिए कैसे हमारे अंदर समझदारी आए, उसके लिए जब तक खुद के अंदर वो जिम्मेदारी नहीं आएगी तब तक समझदारी नहीं आएगी। सबको मिलकर काम करना है। तो ये जो पारिवारिक ढांचा जो होता है ना पिरामिड के शेप में, जहाँ पे पिता या माता पिता ऊपर एक बैठे रहते हैं, उसके बाद एक पिरामिड के शेप में परिवार फैलता है। जानकारी जो है वहीं से शुरू होनी चाहिए और पर्कुलेट करनी चाहिए चारों तरफ। और वही जानकारी फिर समझदारी का रूप लेती है। इंटरनेट पे गूगल करने से हम सोचते हैं हमारे को जानकारी आ गई, बट समझदारी नहीं आती है। और ये समस्या जो गैप है ना जानकारी और समझदारी की, वो सारी समस्याओं का जड़ है। शाजिया इल्मी, तो क्या ये माने कि जिस तरह से निर्भया के बाद निर्भया कांड के बाद इस देश में जागरूकता आई है, धीरे धीरे ठीक है स्ट्रक्चरल लेवल पर भी कहीं ना कहीं चेंज की जो जरूरत महसूस की जा रही थी उसकी तरफ, चाहे आपकी सरकार हो, चाहे पिछली सरकार हो और चाहे राज्यों की सरकारें हो, उन्होंने बहुत सारे सोशल अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए थे। लेकिन आगे भी इन प्रोग्राम्स को कंटिन्यू किया जाए और बार बार जो निर्भया फंड पर क्वेश्चन मार्क लगता है तो जनता को पता चले कि भाई जो फंड जिस चीज़ के लिए बनाया गया था उस फंड वो चीज़ उस चीज़ में यूज़ हो रही कि नहीं हो रही है, ये और दिखना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा, लेकिन कम दिख रहा है और ज़्यादा दिखना चाहिए और बड़े लेवल पर दिखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, और मैं आपकी बात से भी इत्तेफाक रखती हूँ। और सर्वेश ने जो पहले कुछ पॉइंट्स रेज करे हैं, मैं पूरी तरह से उससे सहमत हूँ। देखिए, हमारे देश में ओपन शौच की जो है ओपन डेफिकेशन को लेकर ये एक इतना बड़ी संख्या है कि देश का एक बहुत ही बड़ा तबका अभी भी ओपन डेफिकेशन करता है। तो सोचिए हमें इतने बुनियादी तरीके से काम करना है। हमने परिवार के ढांचे की बात की, हमने सामाजिक माशरे में जो हमारे माशरे में जो मेल और फीमेल के बीच के डायनामिक्स हैं उसकी बात की। लेकिन हमें लगा अब हमें जो पॉपुलर सिनेमा है या जो मेन स्ट्रीम सोच है, चाहे वो मीडिया में किस तरह से महिलाओं को दर्शाया जाता है या किस तरह की फिल्में होती हैं, तो मैं हमेशा से इस बात को कहती रही हूँ कि जब सिगरेट होती है, इसकी बात होती है, तो कहते हैं धूम्रपान निषेध है या हानिकारक है। वैसे ही जिस तरह के जो गाने हमारे हैं कि कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है, या फिर शीला की जवानी या मैं चीज़ बड़ी हूँ मस्त, तो एक वार्निंग होना चाहिए कि आप उसमें लिख कर आना चाहिए में कि अगर आप बिना किसी की मर्जी से उनका पीछा कर रहे हैं या बदतमीजी कर रहे हैं या सीटी बजा रहे हैं या गाने गा रहे हैं या छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, ये एक अपराध है। तो मुझे लगता है पॉपुलर सिनेमा को भी, पॉपुलर मीडिया को भी अवेयरनेस है, लेकिन कितना ज़रूरी है उस अवेयरनेस को घर जाना, घर के मतलब मन के अंदर, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पॉपुलर सिनेमा में इस तरह के संदेश भी आए, ताकि पता तो चले लोगों को कि क्या हद होती है, इसके आगे पार नहीं किया जा सकता। जरूर सुन रही होंगी और अपनी फ्रेटर्निटी का संदेश जरूर दे रही होंगी। कहा जाता है देती। जी बोलिए। ठीक है शाजिया, मैं राकेश सिन्हा का जिक्र करूंगा, मेरे पास समय कम है राकेश सिन्हा जी, लेकिन एक फाइनल कमेंट एक इंटेलेक्चुअल के तौर पर, क्या यहाँ पर अब हम
कहना क्या क्या कहें अब, समाज को क्या कहें, देखिए किसको क्या कहें? देखिए इसमें जो दो चीजें हैं, एक तो सामंतवादी प्रवृत्ति, दूसरा भौतिकवादी प्रवृत्ति। ये दोनों ही प्रवृत्तियां इन समस्याओं के जड़ में है। जो गुंडागर्दी के कारण घटनाएं घटती हैं उसकी संख्या कम है अभी, जो भौतिकता के कारण। मैं आप बताइए, जो लोग नासमझ हैं, जाहिल हैं, जो गलतियां करते, जो क्राइम करते हैं, अपराध करते हैं, लेकिन उन विश्वविद्यालयों की बात कीजिए जो देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, जिसमें पीएचडी करने वाले छात्र, जिसमें वहां के शिक्षक इन तरह के जुल्म में शामिल हैं। मैं किसी विश्वविद्यालय को बदनाम नहीं करना चाहता हूँ, इससे किसी विश्वविद्यालय पर कलंक नहीं लगना चाहिए, लेकिन हाल के वर्षों में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, जिसमें लगातार सेक्स एजुकेशन की बात होती रही है, जिसमें सब तरह की आजादी है, स्वतंत्रता है, वहां पर लगातार ऐसी घटनाएं घटती हुई आई हैं। तो ये चिंता का विषय है। और एक और बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, याग्निक जी जिस प्रांत से आती हैं, मैं वहां जब पहली बार गया तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ जब महिलाएं रात को भी अकेले ट्रेवल कर सकती थी बस में, और कुछ ऐसे प्रांत हैं जिसमें महिलाएं दिन में भी दोपहर को अकेले ट्रेवल नहीं कर सकती हैं। तो हमारे देश की विविधता में इस प्रकार की भी विविधता है, इसलिए एक आईने में सबको नहीं देखना चाहिए। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समाज की समस्याओं को हमें एक स्थिर मन से संबोधित करना चाहिए, और एक व्यापक प्रयास की जरूरत है जिसमें आध्यात्मिक ताकतों का भी सहयोग लेना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। तो इसी नोट पर कि निर्भया का तो इंसाफ मिला है, लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको इंसाफ नहीं मिला है। जल्दी से जल्दी उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए, और एक नागरिक के तौर पर भी और एक इंसान के तौर पर भी जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनसे मुंह मत मोड़िए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ होती है जिसका ख्याल हम सबको रखना पड़ेगा। बस यही संदेश है इस शो में। बिग स्टोरी डिबेट में आज बस इतना ही। नमस्कार।